हेलो गाइस, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं पीसीआर टेक्निक्स पर, यानी कि पीसीआर क्या होता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही ये प्रोसेस क्यों की जाती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका यूज़ डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है, यानी कि एक डीएनए के कई सारी कॉपीज़ बनाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। पीसीआर टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिस पे किया जाता है, साथ ही फॉरेंसिक लैब में भी इनका यूज़ किया जाता है। पीसीआर का यूज़ क्यों किया जाता है? पीसीआर का मेन काम होता है डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराना, यानी कि एक डीएनए से वो उस डीएनए की कई सारी कॉपीज़ बना सकता है, यानी थोड़े से अमाउंट को ज़्यादा अमाउंट में ये बदल सकता है। वैसे पीसीआर का मेन जो काम होता है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में किया जाता है, क्योंकि जब कभी किसी क्राइम सीन पर कोई सैंपल मिलता है, जैसे ब्लड मिला या कोई कंपोनेंट मिलता है, तो उससे डीएनए आइसोलेशन किया जा सकता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में डीएनए से कई सारे टेस्ट लगाकर क्रिमिनल का डिटेक्शन किया जाता है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फूड प्रिंटिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, आरएपीडी, आरएफएलपी, एफएलपी। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें डीएनए का यूज़ किया जाता है, पर इन टेस्ट के दौरान जो डीएनए आइसोलेट किया गया है उसका अमाउंट बहुत कम होता है, और साथ ही यदि कोई डिटेक्शन में डीएनए डीनेचर हो जाए या किसी मेथड के द्वारा डीएनए खराब हो जाए, तो फिर से डीएनए आइसोलेट करना या उसी जगह से डीएनए को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पीसीआर टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिससे डीएनए का हाई अमाउंट यानी कि बहुत सारे नंबर में डीएनए प्राप्त होते हैं और उससे हम अलग अलग टेस्ट लगा सकते हैं। वैसे तो पीसीआर के अंदर सारी प्रोसेस होती है जो कि नॉर्मल सेल के अंदर होती है, यानी कि डीनेचरेशन की प्रोसेस भी होती है, एक्सटेंशन की प्रोसेस भी होती है और अनिलिंग की प्रोसेस भी होती है। पीसीआर में इन विट्रो डीएनए का रेप्लिकेशन कराया जाता है, इसलिए उसमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। जिस डीएनए का रेप्लिकेशन और एम्प्लीफिकेशन कराना होता है, उस डीएनए को भी एक वायल में डाला जाता है और उसमें रेप्लिकेशन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको भी ऐड किया जाता है, जिसे हम पीसीआर के कंपोनेंट्स कहते हैं, जिसमें डीएनए टेम्पलेट होता है। डीएनए टेम्पलेट यानी वह पर्टिकुलर डीएनए जिसकी हमें कॉपी करनी होती है। फिर डीएनटीपी यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट, ये 4 अलग अलग प्रकार के ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, यानी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। साथ ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी इसमें ऐड किया जाता है ताकि यह आसानी से उसकी बाइंडिंग करा सके। और इसमें प्राइमर के फॉर्म में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्राइमर ऐड किए जाते हैं, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अनिलिंग करना ज़रूरी होता है। साथ ही इसमें कुछ बफर सॉल्यूशन भी ऐड किया जाता है, जिसके कारण डीनेचुरेशन के साथ साथ इसमें अनिलिंग में भी हेल्प करता है। और पॉलीमरेज के फॉर्म में इसमें टैग पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। टैग मतलब थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट किया गया पॉलीमरेज एंजाइम। इसकी विशेषता यह होती है कि यह हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होता है, और इसका यूज़ डीनेचरेशन के लिए किया जाता है ताकि यह डीएनए की स्ट्रैंड को पूरी तरह से डिग्रेड नहीं होने देता। और इसमें MgCl2 का यूज़ भी किया जाता है, जो कि मैग्नीशियम आयन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अब हम आते हैं पीसीआर में होने वाली प्रोसेस पर। पीसीआर की प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली होती है डीनेचरेशन, सेकंड होता है अनिलिंग और थर्ड होता है एक्सटेंशन। उससे पहले पीसीआर के लिए जो कंपोनेंट तैयार किया जाता है उसे प्रीमिक्स कहा जाता है।
ये कंपोनेंट यानी ये रिएजेंट्स तैयार करने के लिए एक वायल में टेम्पलेट यानी डीएनए टेम्पलेट जिसका हमें रेप्लिकेशन करना होता है वो लिया जाता है। फिर उसमें बफर सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, देन डीएनटीपीज को ऐड किया जाता है, फिर प्राइमर यानी कि रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर ऐड किए जाते हैं, देन इसमें MgCl2 ऐड करके मिक्स कर लिया जाता है। और अलग अलग डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए प्रीमिक्स के साथ अलग अलग डीएनए टेम्पलेट्स को ऐड कर दिया जाता है। यदि हमें अलग अलग सैंपल प्राप्त हुए हैं तो उनसे जो आइसोलेट डीएनए होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं और इनके एम्प्लीफिकेशन को भी अलग करना होता है। उसके बाद पीसीआर प्रोसीजर में यानी पीसीआर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें इन वायल्स को रख दिया जाता है, देन पीसीआर को बंद कर दिया जाता है और उसे ऑपरेट किया जाता है। पीसीआर में डीनेचरेशन, एक्सटेंशन और अनिलिंग ये तीनों प्रोसीजर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है, बस हमें टाइम और साइकिल को ऑपरेट करना होता है, फिर इसे रन कराया जाता है। सबसे पहले प्रोसीजर होती है डीनेचरेशन की। इस प्रोसीजर में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि डीनेचरेशन होने पर उनमें एक बबल फॉर्म होता है। उसके बाद इसमें प्राइमर यानी कि जो टेम्पलेट होता है उस पर प्राइमर आके जुड़ता है, देन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो पूरा डीएनए का सिंथेसाइज कराता है जिसे हम अनीलिंग कहते हैं। बाद में जब एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है तब इस डीएनए का एक्सटेंशन होता है, यानी कि ये बार बार प्रोसीजर फॉलो होता रहता है। एक डीएनए से दो डीएनए के बनने को हम एक साइकिल कहते हैं। ऐसे ही लगभग इसमें 32 साइकिल तक ये पीसीआर रन होता है। अब ये जो तीन प्रोसीजर्स हैं इनमें सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। डीनेचरेशन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 90 डिग्री तक, जिसके कारण डीएनए आसानी से डीनेचर हो जाता है। इसीलिए इसमें टैग पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है जिससे वह डीएनए को पूरी तरह से डिग्रेड नहीं होने देता। वहीं जब अनिलिंग की बात आती है तो उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, यानी कि अनिलिंग के टाइम जो टेम्परेचर होता है वो होता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक। और इसी प्रोसीजर में डीएनए प्राइमर से डीएनए पॉलीमरेज आपस में जुड़कर डीएनए का सिंथेसिस शुरू करते हैं। फिर आता है एक्सटेंशन। इस प्रोसीजर को कम से कम 30 to 40 टाइम्स रन कराया जाता है, यानी कि इसमें 30 से 40 साइकिल चलते हैं और डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहता है और इसमें हर बार नया डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्राप्त होता है। इसका टेम्परेचर भी लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पीसीआर में फॉर्म हुआ डीएनए या कहा जाए एम्प्लीफाइड डीएनए जो टेम्पलेट डीएनए होता है उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है और इस चीज़ का पता या एनालिसिस हम इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट द्वारा लगाते हैं, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा ये पता लगाया जाता है कि हमारा डीएनए का जो एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के बारे में पहले हम जानते हैं कि क्या होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में जो सेपरेशन होता है उसमें हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों का सेपरेशन कर सकते हैं। इसमें सेपरेशन जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर साइज़ के आधार पर होता है, यानी कि जिस कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम रन करेगा, यानी कि उतना ही वो ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा। इसमें फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है और ये इलेक्ट्रिक करंट बफर के थ्रू जेल में रन करता है। अब पहले इसके पूरे कंपोनेंट्स के बारे में पता करते हैं। जेल बनाने के लिए एगरोस पाउडर लिया जाता है और उसे ट्रिस या कोई भी बफर सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर लिया जाता है और उससे जेल प्रिपेयर किया जाता है। अब जेल प्रिपेयर करते समय उसे सॉलिडिफाई होने से पहले उसमें एक कॉम लगा दिया जाता है। ये कॉम उसमें वायल्स का यानी कि कहा जाए छोटे छोटे होल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सॉलिडिफाई होने के बाद ये होल रह जाते हैं और इन्हीं होल्स में या इन्हीं वायल्स में हम जो है हमारा सैंपल यानी डीएनए हुआ या हमारा प्रोटीन हुआ या आरएनए हुआ उसे लोड करते हैं। इसमें फर्स्ट या लास्ट नंबर पर जो वायल होता है या जो होल होता है उसमें हम
डीएनए लैडर का या जो भी हमारा स्टैंडर्ड सैंपल होता है उसे लोड करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमारा डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। फिर इस जेल को हम बफर में, यानी कि ट्रिस एडीटीए हुआ या कोई भी बफर सॉल्यूशन हुआ, उसमें डालते हैं। वो पूरा एक इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट होती है जिसमें बफर सॉल्यूशन डाला जाता है, देन जेल पुट किया जाता है, और पूरी लोडिंग होने के बाद, यानी जो भी हमारा सैंपल है उसकी लोडिंग होने के बाद उसे टाइम सेट करके कवर कर दिया जाता है अच्छे से, और फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, जिसमें यह इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए का एनालिसिस उसके बैंड पर, यानी कैसे उसके बैंड प्रेजेंट है उसके आधार पर किया जाता है। इसमें बैंड मॉलिक्यूलर साइज के आधार पर सेपरेट होते हैं, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो बैंड या वो डीएनए कम रन करेगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो जल्दी रन करेगा। इसे पता लगाने के लिए एक स्टैंडर्ड या कहा जाए डीएनए लैडर होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास पता होता है, और उसी के साथ दूसरे डीएनए को लगा दिया जाता है और जेल रन कराया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि किस डीएनए बैंड का कितना वेट है और ये एम्पलीफाई कितना हुआ है। यानी कि यदि ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ तो वह कम रन करेगा जेल में, और यदि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हुआ तो वह डीएनए स्ट्रैंड एम्पलीफाइड अच्छा है और उसमें ज़्यादा अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एनालिसिस के बाद हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमारा डीएनए जो एम्पलीफाई हुआ है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं। फिर जो सैंपल होता है जहां हमारा सैंपल हुआ है उसका यूज़ हम अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए, यानी कि अलग अलग डीएनए टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। साथ ही अभी कुछ टाइम से आपने एक टर्म का नाम सुना होगा, वो है RT-PCR, जो कि कोरोना के टेस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक थी, जो कि अभी कम है क्योंकि अब रैपिड टेस्ट होता है। तो क्या है ये RT-PCR? RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का होना। अब ये बात हम पहले भी जान चुके हैं कि PCR यानी कि किसी भी डीएनए का एम्पलीफिकेशन कराना, पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करना। और ये बात अभी तक तो आप सबको पता चल ही गई होगी कि जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। तो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करा के इस टेस्ट को कंप्लीट किया जाता है, इसीलिए इसे RT-PCR कहा जाता है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी और कहीं कहीं रियल टाइम PCR भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।